तो गाइस आप में से काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी मेरे से कि भाई यहाँ पे पोको X7 Pro का कंपैरिजन यहाँ पे iQOO Neo 9 Pro के साथ में लेकर के आइए। तो मैंने कहा कि चलो लेकर के आते हैं। देखो भाई मेरा ये मानना है कि ना कि कोई भी अगर मैं कंपैरिजन लेकर के आता हूँ तो इन डेप्थ कंपैरिजन हो। तो यहाँ पे हमने स्पीड टेस्ट भी किया है, BGMI की गेमिंग भी करी है दोनों में ही, और साथ ही में हमने यहाँ पे कैमरा टेस्ट भी एकदम डिटेल में किया है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें जानने को मिल जाएगी और बैटरी वगैरह के बारे में भी, बैटरी रेंज टेस्ट भी किया हुआ है हमने। तो हर एक चीज़ के बारे में इन डेप्थ हम लोग करेंगे बात। सबसे पहले देखो मैं बात कर लेता हूँ बिल्ड एंड डिज़ाइन की। अगर बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ पे iQOO में एक ये रेड एंड व्हाइट वाला कलर आता है। इसमें कई लोगों का मानना है कि जो व्हाइट वाला कलर है वो कई बार गंदा हो जाता है, तो ये बात सच है, मेरे में भी हल्का हल्का दाग है। लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक ब्लैक कलर का वेरिएंट भी आता है, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हम पोको की बात करें तो इसमें भाई जो येलो वाला वेरिएंट आता है वो इनिशियली तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगेन उसमें भी भाई गंदगी लगेगी, बिकॉज लेदर बैग अगर है ना तो उसमें गंदगी लगेगी ही लगेगी, और अगर लगेगी तो वो जल्दी जाती नहीं है। हालांकि इसके अंदर आपको प्लास्टिक वाला बैग भी आता है जिसमें ऐसे वाले ना डिजाइन है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे लेदर बैग के साथ में जाना पसंद करेंगे या फिर नॉर्मल जो प्लास्टिक वाले डिजाइन आते हैं उनके साथ में। दोनों में ही यार सिमिलर सी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। खैर अगर आप देखेंगे ऊपर से ना तो यहाँ पे दोनों में ही आपको IR ब्लास्टर तो देखने को मिलता ही है, साथ ही में दोनों में ही आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में अगर आप नीचे से देखेंगे तो देखो भाई यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट वगैरह तो देखने को मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप फ्रंट से आएंगे ना तो यही दोनों एक ऐसे फोन्स हैं जो कि इस प्राइसिंग पे आने के बाद भी यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले के साथ में आ रहे हो। देखो iQOO को लॉन्च हुए भी काफी समय हो चुका है, लेकिन iQOO की जो डिस्प्ले है ना वो भाई 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। पोको की जो डिस्प्ले है वो भाई 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, और साथ में iQOO की जो डिस्प्ले है LTPO एमोलेड डिस्प्ले है, और वहीं पे पोको में आपको कोई LTPO डिस्प्ले नहीं मिलती। लेकिन एक चीज है भाई, पोको में इतनी बड़ी बैटरी दे दीजिए, 6500 mAh की बैटरी है, और वहीं पे अगर आप iQOO में देखें तो 5160 mAh की बैटरी है। अगर आप देखेंगे तो दोनों की बैटरी ड्रेन भी मैंने किया है, बैटरी टेस्ट भी मैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, बिकॉज वो मैंने स्पीड टेस्ट के दौरान मैंने किया है। और एक मैंने फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट पोको X7 Pro का भी ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, तो वो भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल के लिए अगर हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की ही बारे में, तो यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में मुझे दोनों ही फोन को साइड बाय साइड जब रख करके देखा तो iQOO की डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइटर मुझे देखने को मिल रही थी। साथ ही में गाइस पोको के अंदर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिलता है, इसमें ना डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता है। दोनों में ही वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन आता है। Amazon प्राइम वगैरह में, नेटफ्लिक्स वगैरह में भी आप HDR का मजा ले सकते हैं। लेकिन एक चीज है, देखो भाई यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अपडेट में थोड़ा सा यहाँ पे झोल झाल है। यहाँ पे देखो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आया था, ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आया था। तो अगर आप इनिशियली देखेंगे तो यहाँ पे 3 साल का अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का प्रॉमिस है। मतलब 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी पैच का अपडेट का प्रॉमिस। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर भी सेम ही है, लेकिन क्योंकि ये एंड्रॉइड 15 पे आया था तो इसके अंदर 15 से लेके 16, 17, 18 का भी अपडेट आएगा। पर ये 14 के साथ में आया था तो केवल एंड्रॉइड 17 तक का अपडेट है। और साथ में मैं आपको बता दूं पोको के अंदर आपको थोड़े बहुत एड्स भी देखने को मिल जाते हैं। ब्लोटवेयर अगर देखेंगे साइड बाय साइड रखे तो कंपैरेटिवली iQOO से ज्यादा ब्लोटवेयर आपको पोको में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप ब्यूटिफिकेशन की बात करेंगे तो पोको की जो ब्यूटिफिकेशन है ना वो थोड़ी सी ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है, चाहे आप लॉक स्क्रीन की बात कर ले या फिर अगर आप नॉर्मली भी बात कर ले। यहाँ पे हालांकि एंड्रॉइड 15 में जो एनिमेशन है वो भाई iQOO में भी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। और अगर फीचर्स की बात करेंगे तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के फीचर्स मिलते हैं, चाहे आप ऐप लॉक की बात कर ले, चाहे आप कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर ले, या फिर आप डुअल एप्स की बात कर ले। ये सारे बेसिक फीचर्स आपको दोनों ही UI में देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, इन सब के बाद में अगर मैं बात कर लेता हूँ हैप्टिक्स की, तो हैप्टिक्स दोनों में ही आपको दमदार देखने को मिल जाते हैं। दोनों में से किसी में भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं। और अगर यही बात करेंगे आप वाईफाई की रिसेप्शन वगैरह की, तो दोनों में ही आपको सिमिलर टाइप का ही वाईफाई का कनेक्शन एंड इवन जो यहाँ पे 5G की कनेक्टिविटी है दोनों में ही सिमिलर टाइप की ही देखने को मिलती है। दोनों में से किसी में भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं। अच्छा, इसके बाद में मैंने कहा कि चलो इनका स्पीड टेस्ट किया जाए। बेसिकली परफॉर्मेंस का निकालना था कि दोनों में से परफॉर्मेंस किसमें ज्यादा बेहतरीन निकल के आती है। तो सबसे पहले अगर मैं पोको की बात कर लूं तो इसकी अगर मैं बात कर लूं तो इसके अंदर आपको मिल जाता है Dimensity 8400 अल्ट्रा वाला चिपसेट। लेकिन अगर बात कर लें iQOO की तो इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर। दोनों ही प्रोसेसर एक दूसरे को बखूबी भाई कंपीट करते हैं। एंटूटू बेंचमार्क के अंदर आप रिजल्ट देख सकते हैं, दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। स्टोरेज टेस्ट किया था तो देखो भाई दोनों में ही UFS 4.0 आती है, लेकिन भाई iQOO का एक वेरिएंट है जो कि 128 GB वाला है, उसके अंदर UFS 3.1 देखने को मिलती है। लेकिन 256 GB वाले वेरिएंट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि 4.0 ही है। इसके अंदर कोई भी 128 GB वाला वेरिएंट नहीं आता है, 256 GB वाला वेरिएंट ही आता है। तो सभी में आपको UFS 4.0 ही देखने को मिलेगी। साथ ही में
अगर हम बात कर लें स्टोरेज की, रीड एंड राइट स्पीड की, तो ये फ़ोन काफ़ी समय से मेरे पास यूज़ करते करते थोड़ी सी स्टोरेज की स्पीड स्लो हो सकती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिला है मुझे यहाँ पे दोनों की ही भाई एंटूटू बेंचमार्क के स्टोरेज टेस्ट में। और इसी के बाद में ना मैंने यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था। तो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट मैंने किया था 3D मार्क टेस्ट से जस्ट बाद में। तो 3D मार्क टेस्ट जब मैंने रन किया ना, उसमें मैंने देखा कि भाई यहाँ पे पोको बहुत ज़्यादा हीटिंग करता है कंपैरेटिवली आईक्यू से। जब मैंने यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट किया, तो देखो यहाँ पे दोनों की ग्राफ ठीक-ठाक नज़र आ रहे थे, लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे आईक्यू ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा था कंपैरेटिवली पोको से। सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में मैंने देखा कि दोनों ही फ़ोन यहाँ पे सिमिलर टाइप की हीटिंग प्रोड्यूस कर रहे थे। तो देखो बहुत ज़्यादा जब प्रेशर पड़ता है सीपीयू के ऊपर तो वहाँ पे आईक्यू भी थोड़ा गर्म होता है, लेकिन नॉर्मल टास्क जैसे कि ना 3D मार्क टेस्ट वगैरह में तो आईक्यू ने उतना ज़्यादा हीट किया नहीं था जितना कि यहाँ पे पोको करता है। अच्छा, गेमिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो उससे पहले मैं जरा ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट के बारे में बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था बिकॉज़ यहाँ पे दोनों की स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड में कोई मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो मैंने ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट किया, तो मैंने देखा है कि माइन्यूट सेकंड से आईक्यू पहले एप्लीकेशंस को ओपन कर दे रहा है, वहीं पे पोको वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। जो भाई यहाँ पे गेमिंग एप्लीकेशंस थी ना, मैंने उसमें भी नोटिस किया है कि वहां पे भी आईक्यू ही पहले गेम्स को ओपन कर रहा था। और देखो यार, गेमिंग एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पे बीजीएमआई के अंदर 120 एफपीएस अनलॉक मिलता है आईक्यू के अंदर। वहीं अगर पोको की बात करेंगे तो उसमें अभी भी एक्सट्रीम मिल रहा है 60 एफपीएस स्मूथ में भी और एचडीआर में भी। इसमें एटलीस्ट स्मूथ में 120 एफपीएस तो मिलता है। और देखो मैंने अगर बात करूं इसकी, तो देखो यहाँ पे नॉर्मली तो आपको 60 एफपीएस तो आराम से ही दे देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैंने इसका गेम प्ले किया ना, तो सबसे पहले मैंने टीडीएम मैच खेला। टीडीएम मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम एफपीएस को दे रहा था, एनिमीज को बहुत ही आराम से ये किल भी कर रहा था, कोई ऐसा आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल नहीं रहे थे। उसके बाद जब मैंने स्टैट दिखे तो उसमें भी फोन बहुत ज्यादा कुछ हीट हुआ नहीं, और साथ ही में यहाँ पे फ्रेम भी काफी ज्यादा स्टेबल थे। उसके बाद मैंने अल्टीमेट अरीना खेला। अल्टीमेट अरीना में भी ये काफी बढ़िया जो है परफॉर्म किया है। एंड इवन गाइज उसमें भी मुझे फ्रेम ड्रॉप कोई खास देखने को मिल नहीं रहे थे। फ्रेम जो एवरेज एफपीएस आ रहे थे वो भी आपके सामने, और जो मिनिमम फ्रेम कभी गया था वो भी आपके सामने। साथ ही में जो टेम्परेचर है वो भी मैंने आपको दिखा दिया स्टैट्स में। लेकिन जब हमने यहाँ पे इरेंगल का मैच खेला है, इरेंगल के मैच में हमने यहाँ पे जब जंप करते हैं ना, तो वहां भी देखा है मैंने 104 एफपीएस के आसपास में ये आराम से निकाल करके दे देता है, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं। एंड इवन जो हीटिंग थी ना, वो भी बहुत ज्यादा जा नहीं रही थी। साथ में जब मैंने एनिमीज से फाइट वगैरह लिया है उसमें भी काफी बढ़िया ये परफॉर्म करता है। साथ ही में जब मैंने इसका स्टैट्स देखे ना, तो स्टैट्स में आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं गया है। साथ ही साथ में यहाँ एवरेज एफपीएस भी अच्छा है, और यहाँ पे मिनिमम एफपीएस भी कोई बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ था। तो अगर आप ओवरऑल बोलेंगे ना, तो भाई ये गेमिंग बीस्ट है कंपैरेटिवली पोको X7 Pro में। जब तक कि अनलॉक होता नहीं है ना, तब तक हम कुछ बता नहीं सकते। इन सब के बाद में मैं आपको बताऊं तो रैम मैनेजमेंट भी मैंने देखा था, दोनों में ही कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल नहीं रही थी। अच्छा, इसके बाद में जब मैंने यहाँ पे बैटरी टेस्ट किया, तो देखो जो ये मैंने स्पीड टेस्ट किया था ना, इस स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे दोनों में ही फुल बैटरी करके रखी थी। तो दोनों में ही फुल बैटरी करने के बाद में जो ये पूरा हमारा स्पीड टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जहां मैंने बेंचमार्क्स वगैरह रन किए सारे के सारे, साथ ही में ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद में जो हमारा बैटरी का रिजल्ट निकल के आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। यहाँ पे आईक्यू पीछे जो जाता है, और यहाँ पे पोको काफ़ी ज़्यादा बैटरी बचाता है कंपैरेटिवली। और जो लॉन्गर रन में भी अगर आप देखेंगे तो पोको भाई काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ दे देगा कंपैरेटिवली आईक्यू से। पर आईक्यू में चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी फास्टर है कंपैरेटिवली पोको से। ये भाई 90 वॉट के चार्जर के साथ में आता है, और ये 120 वॉट के चार्जर के साथ में आता है। एंड इवन गाइस देखो, मैंने यहाँ पे काइन मास्टर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी किया, तो उसमें भी भाई यहाँ पे आईक्यू ही जीतता हुआ नजर आ रहा था। तो अगर आप परफॉर्मेंस के मामले में देखेंगे तो यहाँ पे आईक्यू 20 ही पड़ेगा इसके ऊपर। तो भाई इसके बाद अगर हम कैमरा पे आ जाएं, तो देखो भाई दोनों ही फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। लेकिन देखो भाई इन दोनों की फोन से मैंने बहुत सारी इमेज को मैंने कैप्चर किया है, दिन में भी और रात में भी और इंडोर में भी। और उसके अंदर जो हम जिस पे निकल के आए ना, वो कुछ ऐसा है कि यार देखो दोनों के दोनों एचडीआर का मैनेजमेंट ठीक ठाक कर लेते हैं। बैकग्राउंड में अगर मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो उसको भी ये लोग कंट्रोल करते हैं, बैक में फ्रंट में दोनों में। साथ ही में हमने देखा है कि डिटेल भी दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी रखते हैं। लेकिन जब दोनों ही फोटोज को साइड बाय साइड रखते हैं ना, तो हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस समझ में आते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे पोको कई बार ना थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टर फोटोज को लेता है, और ये भाई हाइपर ओएस 2.0 में ही ऐसा है या क्या है? बिकॉज यहाँ पे जो पोको F7 हमने जो भाई हमारे पास में है, या फिर आप बोले रेडमी के 80 उसको आप बोल ले, उसमें भी भाई हाइपर ओएस 2.0 ही है, और उसमें भी यही चीज देखने को मिलती है। अब शायद ही अपडेट के माध्यम से ये ठीक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेंसर तो काफी ज्यादा केपेबल है। और साथ ही में हमने ना देखा है कि यहाँ पे कई बार ना इंडोर की फोटोज में खासकर डिटेल मुझे ज्यादा शार्पनेस मुझे आईक्यू की फोटोज में समझ में आ रही थी। और भाई पोर्ट्रेट में भी दोनों ही फोन्स काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करते हैं।
साथ ही में अगर आप किसी ने सब्जेक्ट की या फिर किसी सीनिक ब्यूटी की फोटो आप अगर कैप्चर करते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में कई बार मैंने देखा है कि IQ थोड़ा सा चेहरे को ज्यादा ब्राइटन अप करने की कोशिश करता है कंपैरेटिवली पोको से। और हाँ, यहाँ पे मैंने देखा है कि आउटडोर की फोटोज में यहाँ पे दोनों में से कोई भी फोन ज्यादा ओवर एक्सपोज करता नहीं है जब ना डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है चेहरे पे, तो वो भी एक अच्छी चीज है। नाइट की फोटोज, अगर मैं बैक वाले कैमरे की बात करूँ तो नाइट की फोटोज में भी डिफरेंस निकल के आता है, जहाँ पे मैं शॉक था कि पोको ज्यादा बेटर यहाँ पे नाइट की फोटोज को कैप्चर करता है, जहाँ पे लाइट ही नहीं बल्कि यहाँ पे ज्यादा डिटेल भी ज्यादा कैप्चर पोको के फोन में होती कंपैरेटिवली IQ से। और साथ में अगर फ्रंट सेल्फी की जिसकी मैं बात कर रहा था, फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है पोको में और IQ में 16 मेगापिक्सल का। दोनों में ही मैंने फोटोज को कैप्चर किया है। डे लाइट में IQ काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करता है। पोको में वही वाली प्रॉब्लम है, कभी कभी यहाँ काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टेड टोन रखने की कोशिश करता है और इसी की वजह से कभी कभी फोटोज उतनी अच्छी आती नहीं है। साथ ही साथ में भाई यहाँ पे HDR का मैनेजमेंट तो दोनों ही काफी ज्यादा ठीक ठाक कर लेते हैं। तो और इसके बाद मैंने ना बैक वाले कैमरे से एक वीडियो कैप्चर करी है, तो दोनों में ही देखी है भाई वीडियो की क्वालिटी कैसे आती है। दोनों के दोनों 4K में वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर यहाँ पे ना 4K 60 FPS में ये वीडियो हो रही है रिकॉर्ड, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी लाइट है तो कैसे यहाँ पे ये मैनेज करा है। बेसिकली यहाँ पे अभी हम शेडो वाले एरियाज में, जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट मतलब लाइट हमारे चेहरे पे पड़ती है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, ये यार इनडायरेक्ट लाइट है। तो देखो भाई कैसे यहाँ पे एक्सपोजर को मेंटेन करता है। सीधे हम लोग अगर डायरेक्टली आ जाए यहाँ पे सनलाइट के एक्सपोजर में, तो लेट्स सी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज क्या मेरा स्किन टोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे इस वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही में ऑडियो वगैरह का भी मेरे को ना बताइएगा किसकी ज़्यादा बेटर है। और साथ ही में यहाँ पे HDR का बैलेंस भी देखिए भाई कैसा है। बैकग्राउंड में सन है, यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ प्लांट्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शो हो रहे हैं या फिर नहीं, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इसकी टेस्टिंग कर ली जाए किसी इसकी EIS या फिर OIS की। आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे कुछ लोग गंदगी फैला कर चले जाते हैं, हम लोग उठा के डाल देते हैं अंदर। तो आप लोग मेरे को बताइएगा कि यहाँ पे ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। इसी के बाद में अगर फ्रंट सेल्फी कैमरे की वीडियो की बात कर ले तो दोनों के दोनों 1080p में ही वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, तो जरा देखिए भाई उसमें क्वालिटी कैसी आ रही है। बाकी अभी आप देख लो कि यहाँ पे हाँ कैसी आ रही है, खासकर अगर बैकग्राउंड में अगर लाइट वाइट होती है, सनवन होता है, तो यहाँ पे ये मैनेज करता है कि नहीं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट में भी जाने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और साथ में यहाँ पे ना ज़्यादा HDR का मैनेजमेंट भी किसमें है ये भी आपको समझ में आ जाएगा उससे। फिलहाल मैं डायरेक्ट सनलाइट में जाता हूँ, एक सेकेंड। डायरेक्ट सनलाइट में आप लोग देख लो यार स्किन का ओवर एक्सपोजर वगैरह किस में है या किस में नहीं है। साथ ही में सन देखो पीछे है हमारे, तो वो भी समझ में आ रहा होगा आपको। खैर अभी अगर हम थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन चेक कर ले तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी चेक कर लेते हैं, और ये कुछ ऐसी स्टेबलाइजेशन आ रही है। आप लोग बताएं यार मेरे को ये वीडियो इनमें से किसकी वीडियो ज़्यादा बेटर क्वालिटी की आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इन सब के बाद में अब आप अगर मुझसे पूछें कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो मैं एक चीज़ श्योरिटी के साथ में बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे IQ Neo 9 Pro ही लेना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इस समय प्रेजेंटली देखें तो गेमिंग भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है और कैमरा भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर ही निकल के आ रहा है। अगर आप लो लाइट में देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर है, लेकिन आप डे में देखेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर निकल के आती है। तो मेरा तो यही यार वर्डिक्ट है। बाकी आप लोग मुझे बताएं